वो आपके पास अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, ये आपका चैप्टर है मेरे ख्याल में 7 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है शायद, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स। सो अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, इसमें आपके पास हम प्रीपेड एक्सपेंस को देखेंगे, हम इसमें प्रीपेड इनकम्स को देखेंगे, हम इसमें अक्रूड एक्सपेंसेस को देखेंगे, हम इसमें अक्रूड इनकम्स को देखेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये होते क्या है, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, अक्रूड इनकम, ये है क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस बेटा जिसमें पेमेंट, या बल्कि इसको यूं लिख लें, कैश पेड इन एडवांस, कैश पेड इन एडवांस, बट services are going to be received in future. ठीक है बेटा, क्लियर है? पेमेंट आपने एडवांस में कर दी, लेकिन सर्विसेज हम लोग बाद में ले लेंगे। ठीक है बेटा, प्रीपेड इनकम, कैश received in advance, but services are going to be rendered in future. सर्विसेज की परफॉर्मेंस फ्यूचर में। ठीक, कंप्यूटर सही नजर आ रहा है? इधर बैठना है तो उधर बैठ जाओ। ठीक, क्लियर है बेटा? कोई मसला तो नहीं बेटा? अब अक्रूड एक्सपेंस, ये उल्ट मामला है, इसमें सर्विसेज आर received but cash is not received yet. अभी तक कैश नहीं मिला, ओ सॉरी एक्सपेंस है, कैश इज नॉट पेड yet, अभी तक पैसे नहीं। accrued income, services are provided, rendered, but cash is not
रिसीव्ड। ठीक है बेटा, ठीक है। बाय इट्स नेचर प्रीपेड एक्सपेंसेस, बेटा ये क्या है? आपके एसेट्स। प्रीपेड इनकम आर liabilities, accrued expenses, liabilities, accrued income, assets. You got it? Any problem? पिक्चर लो जल्दी से इसकी। बेटे तेरा नाम भूल गया हूँ। निम्रा, निम्रा समझ आ रहा है? हो गया बेटा? आगे चलो बेटा। यस सर। रब कर लूं इसको। अब बेटा पहला इश्यू हमारे पास ये है कि हमें इसकी क्या जरूरत है कि हम एक्सपेंसेस में और इनकम में ये प्री पेमेंट्स और अक्रूवल को डिफाइन करें। एक्सपेंस और एक्सपेंस होता है ना बेटा, इनकम इनकम है। तो ये कौन सी नस्ल की इनकम और एक्सपेंसेस हैं जिसमें ये प्री पेमेंट्स और अक्रूवल की कॉन्सेप्ट्स आए? ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों? सो नीड टू डिफाइन। मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं, क्यों? बेटा मेरी बात को फॉलो कर। एक इनकम है, इनकम है बस, मिल गई बस, ठीक है। ये क्या ऐसी खास बात है कि मुझे इसको प्रीपेड इनकम बोलना है? एक एक्सपेंस है, पे कर दिया, ऐसी कौन सी खास बात है कि मुझे ये बात बोलनी है प्रीपेड एक्सपेंस? जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? बेटा मेरी बात को फॉलो करें। बेसिक रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज वी आर डीलिंग विद accrual based accounting system and it is required that we have to apply matching principle. ये मजबूरी है क्योंकि हम लोग accrual based accounting सिस्टम में और हमें मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। तो बेटा हमारी मजबूरी है कि यार हमें ना ये accrual प्रीपेमेंट को डिफाइन करना पड़े। बेटा बात को फॉलो करें तो दिल तो नहीं घबरा रहा? कितने लोग आ गए? ठीक, समझ लग रही है बात? चलो अब पहले तो देखिए मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा। ठीक है, अब मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है बाय डेफिनेशन कि अगर आपको ट्रू प्रॉफिट चाहिए तो सारे के सारे वो इनकम्स या वो एक्सपेंसेस जो इसी पीरियड से रिलेटेड उनको आपस में मैच करो। बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट, आसान से। व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? तो ये मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो आपके पास आपके इस पीरियड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको भी
और इस पीरियड की जितनी भी इनकम्स है उनको भी आपस में मैच करो ताकि मुझे पता चल सके कि प्रॉफिट है या लॉस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। सो मैचिंग प्रिंसिपल में, ठीक है, जो आपके पास आपकी ऑल इनकम्स should be reported in the same period to which it relates, to which it relates, and all expenses, बल्कि यूं करना, all income and expenses should be reported in the same period to which these are related. For the finding out true profit or loss. All income and expenses should be reported in the same period to which these relates. These are related. For the finding of true profit or loss. अगर आपको सही प्रॉफिट या लॉस चाहिए तो आपके लिए लाजिम होगा कि आप जिस पीरियड का एक्सपेंस उसी में रिपोर्ट करें, जिस पीरियड की इनकम उसी में रिपोर्ट करें। इसको मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं कि जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी में आना चाहिए, जिस पीरियड की इनकम है उससे में आना चाहिए। बेटा क्लियर है? अब दूसरी बात, ये एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम? ठीक है, सो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ठीक है, जो पैरामीटर है, जो स्टैंडर्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ एनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, इज द कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन rather than receipt and payment of cash. ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन is completeness of transaction rather than actual receipts and payment of cash. ज्यादा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी रिकॉर्ड कर लो, ये ना देखो कि कैश ली या नहीं ली, तो वो अलग से ट्रांजैक्शन। जैसे तुमने सर्विसेज ले ली, पैसे नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंस नहीं वो हो गया, क्योंकि तुमने सर्विसेज ले ली ना, नाउ यू आर लायबल कि आपने पैसे देने, तो तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। बट मेरी बात को फॉलो करिए,
जैसे किसी होटल के बीच में आप चले गए, आपने खाने का ऑर्डर प्लेस किया, उसने आपके सामने खाना सर्व कर दिया, आप खाना खा चुके हैं, अब आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, एक्सपेंस हो चुका है। आपका क्या ख्याल है, आपको ऐसी बात जाने देगा? बात समझ में आ रही है? बट मेरी बात को फॉलो करें, पैसे देने, आपके एम्प्लॉय ने आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, सैलरी ड्यू होगी, या उसको उसकी सैलरी दो भाई, वो छोड़ेगा नहीं। मैकेनिक ने आपके बाइक का जो मोटरसाइकिल का काम था कर दिया, ठीक कर दिया, अब ऐसे ही लेके जाने देगा बाइक, पैसे नहीं दिए भाई, बात सादी सी, लायबल फॉर दिस थिंग कि आप उसको पैसे दो। इज इट क्लियर और नॉट? तसल्ली है? इनकम वन होगी, इस चीज को ना देखो कैश मिली नहीं मिली, जब इनकम होगी तो इनकम है भाई, ठीक है बेटा? सो दिस इज अक्रूवल बेस अकाउंट। अब इन दोनों को रिलेट करो, इसका मतलब मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब यह है कि चाहे एक्सपेंस कैश में हुआ चाहे नहीं हुआ, अगर इस पीरियड का है तो इस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए, ताकि मैं सही प्रॉफिट या लॉस निकाल सकूं। इनकम मेरे पास इसी पीरियड से रिलेटेड है, चाहे कैश में मिली चाहे नहीं मिली, इस पीरियड से रिलेटेड तो इसी पीरियड में आना चाहिए। अगली बात ज्यादा खौफनाक, कैश पे कर दिए लेकिन उसका बेनिफिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगले पीरियड में भी जा रहा है, तो खाली इस पीरियड का एक्सपेंस नहीं, अगले पीरियड का भी एक्सपेंस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, हॉस्टल का रेंट 2 महीने का दे दिया, 15,000 रुपए, एक महीने का रेंट है, 2 महीने का 30,000। हॉस्टल वाले ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सारे पैसे 2 महीने के एडवांस दे दिया, तो क्या ये 1 महीने का खर्च है? 2 महीने का। बेटा क्लियर है? इसी तरीके से इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, अभी तक उसको उसकी सर्विसेज नहीं दी, तो इसका क्या मतलब है कि मैं इनकम ले लूं उसको कैश मिलने पे? नहीं, कहता है इनकम उस वक्त तक इनकम नहीं है, तुम्हारे पास हलाल उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सर्विसेज ना दो, सर्विसेज दे दो इनकम बन जाएगी। बेटा क्लियर है? आपने किसी से ट्यूशन फी ले ली, उसने कहा जी मुझे क्यों में पढ़नी, आपने कहा पढ़ा देंगे जी, कितने पैसे चार्ज करेंगे? 25,000 रुपए चार्ज करूंगा 1 महीने का, उसने एडवांस में दे दी, तो क्या वो इनकम बन गई? नहीं, उस वक्त तक इनकम नहीं बनेगी जब तक महीना पढ़ा नहीं लोगे, तो वेट करना पड़ेगा। बेटा क्लियर है? हाँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी इनकम नहीं है। इनकम उस वक्त होगी जब रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर दो। बेटा क्लियर है? यहां तक समझ आ गई बात? सब लोग क्लियर है? चलो, ये समझ में आ गई। रिक्वायरमेंट क्या, अब तुम्हें समझ में आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग के लिए मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पर हूं और क्योंकि मुझे मैचिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम की डेफिनेशन चाहिए। अगर ये मैं नहीं लेके चलूंगा बात नहीं बनेगी। बेटा क्लियर है? हाँ भाई, समझ आ गया? बोलो भाई, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं बेटा। यस सर, समझ आ गया। यस सर। यस सर। यार बाकी लोग किधर हैं, कोई अता पता है इनका? बुरी बात। असल मैंने एक बात ध्यान में रखो, लाइव सेशंस का कोई मैच नहीं। हाँ मजबूरी है, नेट नहीं चलता, बाकी चीजें ऐसी हैं, फिर वो एक मजबूरी। अदरवाइज लाइव सेशंस में आप अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं, एट द स्पॉट चीजें क्लियर हो जाती है, बाद में भागना पड़ता है टीचर्स के पीछे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? बेटा जरूर करेंगे, लेकिन जरा बाद में जाके,
अभी पहली बार डेफिनेशन है वो मुझे बताओ, वो समझ में आई? ये चीजें समझ में आ गई बेटा? तो चलो अब लेके चलते हैं इसको, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे लेकर चलना है। ठीक है बेटा? अच्छा एक बात ध्यान में रखिए कि बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर। अगर आज हमारे पास 2 घंटे होंगे तो आज ही ये सब खत्म हो जाएगा पास पेपर्स के साथ। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा? सर हम कैंपस आके क्लासेस ले सकते हैं? सख्ती से मना है कैंपस आना। कौन पूछ रही है? किंजा। किंजा तो आ जाओ ना, कैंपस किसने रोका है यार, आ जाओ सारे। बात समझ में आ रही है? सर एक एक दो दिन छोड़ के हम लोग आ जाएं तो वो परमिशन है इस चीज की? लड़की खड़ी हो, इधर सामने आ, बोर्ड पे इसको लिख के दिखा, आई एम प्रेजेंट। किंजा नजर आ गया ये? जी सर। बस तू भी आ सकती है। ओके सर। ठीक है, बैठ जा बेटा। शुक्रिया बेटा। हाँ भाई, जिसने आना है कैंपस आ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, ओके सर। चलो। अच्छा भाई आगे चलो, चलो अब Yes, इसको sir. फाइनलाइज कर। जी बेटा, कोई इशू? No, sir. चलो अब ये यहाँ पे, अब इसमें हमने करना क्या है यार, बड़ा आसान सा काम है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आप ये कहें कि प्री पेमेंट्स का मामला आ गया, हमने पहले एक्सपेंस को ले लेते हैं, हमने रेंट पे कर दिया, जैसे उन्होंने कहा जी 3 साल की इनकम, तो जरा 3 साल का एक्सपेंस पे कर देते हैं। मजे की बात, एक एंड के ऊपर अगर ये इनकम है तो दूसरे पर एक्सपेंस है, एक पर एक्सपेंस है तो दूसरे के लिए इनकम है। देखो ना, अगर मैंने रेंट आपको एडवांस में दे दिया तो अगर मेरे लिए प्रीपेड रेंट बन गया तो आपके लिए प्रीपेड इनकम। ठीक है बेटा, मैं इसको रब कर दूं बेटा बोर्ड को। अब अगर मैंने 3 ईयर का रेंट पे कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस, 3 साल का बेटा। ठीक है, सो रेंट पेड इन एडवांस फॉर 3 years rupees 3,60,000 एट डेट ले लेते हैं 1 जनवरी 2020। ठीक है, यहां ध्यान करो बेटा, बोर्ड पे ध्यान करो। अगर हमने 3 years के लिए रेंट को एडवांस में पे कर दिया तो पुत्रों क्या ये 1 साल का खर्च है? 3 साल का। इसका मतलब ये पे तो हमने 1 जनवरी 2020 पे किया, लेकिन ये 20 का भी एक्सपेंस है, 21 का भी है, 22 का भी। तो कैसे लेके चलो? इसका मतलब इसके 3 हिस्से करूंगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा। मैं कहूंगा 1,20,000 एक साल का रेंट, 1,20,000 दूसरे साल का, 1,20,000 तीसरे साल। क्लियर? कोई मसला तो नहीं बेटा? श्योर? बस यही है चैप्टर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब सिर्फ हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि रिकॉर्ड कैसे करना है, लेकर कैसे चलना। कंसेप्चुअली इतना ही है। अच्छा यार ये इस पीरियड का रेंट फिर कितना बना यार? पेमेंट तो हमने 3,60,000 की है, लेकिन उसमें से 1,20,000 इस साल की, 1,20,000 अगले साल की, 1,20,000 उससे अगले साल। कोई मसला बेटा? ऐसे अब रिकॉर्ड कैसे? सर जी बेटा? सर जैसे आपने बोला है कि इनकम ले लेते हैं और सर्विसेज बाद में प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम उसको अपनी इनकम कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे आपने जैसे अभी बोला है कि हमने रेंट दे दिया तो स्टार्ट में हम उसको अपना एसेट कंसीडर करेंगे ना, एक्सपेंस क्यों कंसीडर करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है। अभी हमने पे किया, बेनिफिट फ्यूचर में लेके चलेंगे। एसेट है
बना सकते हो, कोई मसला नहीं। यही तो करना है हमने यहां। एक बात अपने ध्यान में रखना, आईटीए में टाइम इधर नहीं लगता, ये तो एक एक दिन के चैप्टर्स हैं। हमें मौत पड़ती है वो जो पहले वाले 6 चैप्टर, वो नहीं समझ में आते। ना डेबिट समझ में आता है, ना क्रेडिट समझ में आता है, नहीं समझ में आता है जर्नल में क्या लिखूं, नहीं समझ में आता लेजर में पोस्टिंग कैसे करूं। अच्छा, मजे की बात, उनमें से पेपर में कुछ नहीं आना, पेपर में इसने आना, लेकिन ये उस वक्त तक एक्यूरेट नहीं होगा जब तक वो नहीं आएगा। ये याद हो जाएगा, इसके सारे न्यूमेरिकल तुम्हें याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, समझ में तब आएंगे जब पीछे से जर्नल लेजर का कनेक्शन जुड़ेगा। हमें यूं लगता है कि हमें ये नहीं आता, ये आता है, हमें वो नहीं आते चैप्टर, उनके ना आने की वजह से ये होते नहीं। वो क्वेश्चन सारे हो जाते हैं जो बुक में है, वो क्वेश्चन भी हो जाते हैं जो पास पेपर में, क्योंकि देख लिया ना सॉल्व होते हुए। वो नहीं होता जो पेपर में फिर देता है, क्योंकि वो पेपर में जैसे दे उसकी मर्जी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसका पेपर उसकी मर्जी, हमारी नहीं चलेगी, जो जैसे मर्जी दे पे। हमेशा ये होता है कि जब वो पेपर देता है अब हम फ्लैट, यू गॉट इट? क्योंकि हमें समझ में नहीं आता यार पूछना क्या चाहता है। सवाल समझ में आएगा तो जवाब दूंगा ना। याद रखना, अकाउंटिंग के जवाब बड़े आसान है, सवाल मुश्किल। जवाब बहुत आसान है, जवाब मुझे सारे आते हैं, मुझे सवाल ही नहीं समझ में आता कि मैंने जवाब देना क्या है, ये इशू है। और यहाँ पे हमने जवाब नहीं सीखने, जवाब आते हैं हमें, यहाँ पे हमने सवाल सीखने के, सवाल क्या है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा, अब करूं क्या इसके साथ, रिकॉर्ड कैसे करूं, लेकर कैसे चलूं? अब इसको ट्रीट करने के लिए प्री पेमेंट्स, अक्रूवल नहीं, प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स को ट्रीट करने के लिए दो सिस्टम बनाए। एक सिस्टम है डेफरल, एक सिस्टम है अक्रू। नाम मुश्किल है, ये भी बड़े आसान। अगर दो तरह से तुम इसको लेके चल सकते हो, एक डेफरल, बेटे मेरी बात को फॉलो करें। अच्छा भाई, डेफरल में क्या करेंगे? डेफरल में हम प्रीपेड एक्सपेंस को एसेट बनाएंगे और प्रीपेड इनकम्स को लायबिलिटीज बनाएंगे। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। यानी इसके बीच में प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट कंसिडर होंगे और प्रीपेड इनकम्स आपकी लायबिलिटी। अक्रूवल बड़ा खतरनाक है। अक्रूवल में बैठ जाओ, रवीन क्लास के लिए आए हो? हाँ बस बैठ जाओ इधर ही, वो जब आपके पास अक्रूवल में हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे और प्रीपेड इनकम्स को इनकम से कंसिडर। बेटा बात समझ में आ रही है? क्यों करेंगे ये भी देखते। हाँ बताओ। डेफरल, यहां पे लोगों का ख्याल ये है कि यार अगर हमने एडवांस में कैश पे की है तो ये एक राइट है जो स्टैब्लिश हो। याद देखो ना, मैंने 3 साल के लिए बिल्डिंग का रेंट एडवांस में दिया, 3 साल के लिए बिल्डिंग का रेंट एडवांस में दिया,
तो कहता है ये एक मेरा राइट है कि अगले 3 साल तक अब इस बिल्डिंग से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, इसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करूंगा। ये मेरे पास एक राइट है कि मैं इस बिल्डिंग को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करूंगा। तो भाई ये मेरा एसेट है, यही डेफिनेशन है ना। It is a resource, it is a right which has been created through past event which got future economic benefit and which is in the control of the entity, जो entity है इसके। बेटा मेरी बात को फॉलो करें तो सारी डेफिनेशन पूरी प्रॉपरली इसकी सेटिस्फाइड होती है। What is liability? It is a present obligation that has been created through a past event. ऐसा ही है बेटा। तो मैंने पैसे एडवांस में ले लिए ना, अगर एडवांस में पैसे लिए तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे उसको सर्विसेज देने, सो आई एम लायबल। उसको सर्विसेज दूंगा तो ठीक है, अगर मैं उसको सर्विसेज नहीं दे पाया तो मुझे ये पैसे भी वापस करने पड़ेंगे और साथ डैमेज भी पे करना। आप मेरी बात को बेटा फॉलो कर रहे हैं, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। मैंने बट कढ़ाई वाले को कहा यार सॉरी यार माजरत, खाने का टाइम है, ठीक है। मैंने उसको कहा यार इतनी 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 ये चीजें लगा दो, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दो। अब उसके मैंने कहा यार मेरे गेस्ट आ रहे हैं, इनके साथ मेरी बिजनेस डील चल रही है, तो ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। उसने कहा फिक्र नहीं कर। मैं कह यार तुमने बस परवाह नहीं करनी, ये पैसे एडवांस पे रख लो। उसने पैसे एडवांस पे रख लिए। अब अगर वो मुझे इन चीजों को ना डिलीवर करके दे, हाँ, क्या करवाना है आज, रेलेवेंट कॉस्ट करवा दो इसको। तो अब अगर टाइम के ऊपर वो मुझे ये डिलीवरी ना दे सके या कोई ऐसा मामला हो जाए या कोई ऐसा कोई इशू हो जाए, आपको पता है लायबल है कि मुझे मेरे पैसे भी वापस लौटा है, और अगर मैं उसको स्यू करूं तो वो मुझे डैमेजेस के लिए भी वो पैसे दे। मैं बड़ कड़ाई के ऊपर आप ये कहेंगे 10-12 करोड़ का भी क्लेम लॉन्च कर, क्योंकि इसने मुझे टाइम पर खाना नहीं पहुंचाया। मेरे वो क्लाइंट जिनके साथ मेरी बिजनेस डील चल रही थी, उन्होंने मुझे अजीबोगरीब अंदाज में ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बंदा है कि जो हमें खाने के लिए नहीं दे रहा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या फुलफिल करेगा। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से लूज होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मेरा 10 करोड़ का प्रॉफिट। क्लेम करने में कोई मसला तो नहीं ना, किया जा सकता है, स्यू किया जा सकता है, और मैं ऐसे भी स्यू कर सकता हूं। डैमेजेस के लिए हम उसको, आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट। लेकिन एक बात तो लाजिम है कि वो मेरे पैसे वापस लौटाने के ऊपर लाया है। बेटा क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक हो। सो पहली बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपके पास आपकी लाइबिलिटी क्यों है, वी आर लायबल। एसेट क्यों है, हमारा रिसोर्स है। तो आप इसको एसेट भी बना सकते हैं, आप इसको लाइबिलिटी भी बना सकते हैं, लेकिन किस में डेफरल में, अक्रूवल में हम इसको एक्सपेंस कंसिडर करते हैं प्री पेमेंट को, और जो आपके पास आपकी प्रीपेड इनकम है उसको इनकम कंसिडर करते हैं। लेकिन ये अभी नहीं समझ में आएगा, अभी इसको होल्ड करेंगे, जैसे हम लोग डेफरल को खत्म करेंगे फिर अक्रूवल समझ में आएगा कि अक्रूवल में वो कॉन्सेप्ट क्या देता है। बेटा ठीक है, पिक्चर ले लो, जल्दी करो करो। ओके सर। रब कर दूं, अच्छा भाई इधर आ जाओ। अब हमने सबसे पहले किसको ट्रीट करना है बेटा, प्री पेमेंट्स, और प्री पेमेंट्स में भी प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस को मैंने क्या बनाना है, अपने एसेट्स बनाना। अब यार लंबी बातें तो छोड़ो, पहले छोटी सी बात बताओ। अगर मैंने 3,60,000 पे किया है, 3,60,000 मैंने पे किया है, तो कैश गई ना मेरे से। तो जरा अकाउंटिंग इक्वेशन में मुझे बताओ मैं इसको कैसे पे कर चुका। अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीट करूंगा इसको।
पहली बार, पहला मामला तो पक्का ही है ना बेटा, मैंने कैश में पे किया है या बैंक से पे किया, बाय चेक पे किया है, ये तो पक्की बात है कि 3,60,000 इनमें से माइनस होंगे। अब मैं इसको क्या बना रहा हूं पुत्र, एसेट बना रहा हूं ना। तो एसेट बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे कोई नाम तो उसको देना पड़ेगा ना। उस नाम को क्या बोलते हैं, अकाउंट हेड। उस नाम को क्या देते हैं बेटा, नाम अकाउंट हेड। यार इसको पहले कोई अकाउंट टाइटल तो देना पड़ेगा ना, कोई अकाउंट हेड तो उसको देना पड़ेगा। तो कौन सा अकाउंट हेड, इसको नाम दिया जा सकता है प्रीपेड रेंट, बड़ा खूबसूरत नाम है, एग्जैक्टली मैच करता है इसको, कोई मसले वाली बात नहीं। इसको मैं कह सकता हूं एडवांसेस, ठीक बात, तो एडवांस है ना, तो एडवांसेस नहीं कह सकता, एडवांसेस भी कह सकता हूं। इसको मैं प्री पेमेंट्स का नाम दे दूं, कोई रोक तो नहीं, ये भी हो सकता है। बेटा क्लियर है, क्लियर है। और जो ऑनलाइन बैठे हुए बेटा, समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, इसको ना मैं नाम दे सकता हूं यहां पर एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स, तब भी ठीक है। इसको मैं नाम दे सकता हूं अदर रिसीवेबल्स, तब भी ठीक है। बेटा बात समझ में आ गई, क्लियर है? क्या नाम है बेटा, ठगी है, कोई बात, अभी प्रीवियस क्लास में फ्रेश हो गई, ठीक है। यहां तक समझ आई बात? अच्छा, कौन सा नाम दो, मेरी मर्जी। हाँ, अगर वो खुद किसी चीज को डिफाइन नहीं करता फिर मेरी मर्जी। मुनासिब ये है कि इस चैप्टर के लिए इसका नाम ये रख दो, इस चैप्टर के लिए। बाकी किसी जगह के ऊपर अगर वो इसको एडवांसेस बोल देता है तो गलत नहीं बोल रहा, नाम हो सकता है एडवांसेस का। अगर किसी जगह के अंदर ये इसको अदर रिसीवेबल्स बोल देता है तो बोल सकता है, क्योंकि जो गुड्स से रिलेटेड रिसीवेबल्स हैं हमने उनको ट्रेड रिसीवेबल्स का नाम दिया। तो ये भी तो पैसे रिसीवेबल ही है ना बेटा, या मुझे सर्विसेज दे या मेरे पैसे वापस करे, तो फिर हम इनको नॉर्मल रिसीवेबल नहीं बोलते, क्या बोल देते बेटा, अदर रिसीवेबल नाम। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करे हो? ऑप्शन, क्वाइट ऑप्शन, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरी से एग्जामिनर खुद नहीं बता रहा, फिर मेरी से मैं इसको कैसे लेके चलूं, ठीक है। इसको कोई एडवांसेस एंड प्री पेमेंट्स का नाम दे दे, क्या मजायका है तो वही। इसको कोई सिर्फ एडवांसेस कहे तब भी ठीक, इसको कोई सिर्फ प्री पेमेंट कहे तब भी ठीक, कोई मसला नहीं बात। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ये मैंने नाम आपको इसलिए लिख कर दिए हैं कि जब आप आगे जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग करेंगे तो जो उसने आपको ट्रायल बैलेंस में अकाउंट हेड दिए होंगे वो ये नहीं सारे नामों पर, कभी वो उसको प्रीपेड बोलेगा, कभी वो उसको एडवांसेस का नाम दे देगा, कभी वो उसको प्री पेमेंट्स का नाम दे देगा, कभी वो उसको एडवांसेस एंड प्री पेमेंट का नाम दे देगा, कभी वो उसको अदर रिसीवेबल्स का नाम दे देगा। तो फिर उस वक्त नहीं घबराना, क्योंकि ये सारे नाम इसके ऊपर चल सकते। तो बेटा कोई मसला तो नहीं, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं बेटा? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो सर। तो हम इसको चूज कर लेंगे सर हाँ बेटा। इस तरह तो हमें अगर प्रीपेड का हम अकाउंट हेड यूज करते हैं तो रेंट के लिए अलग अकाउंट हेड और बाकी के लिए इस टाइप की ट्रांजैक्शंस के लिए अलग बनाना पड़ेगा, और अगर एडवांसेस और प्री पेमेंट्स का करते हैं तो सारे इसी के अंडर आएंगी।
बेटा मेरी बात समझो, ये बात बड़ी इसने लॉजिकल की। उन्होंने कहा सर अगर आप प्रीपेड रेंट का अकाउंट हेड यूज करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड रेंट वहां पर है, और अगर आप एडवांसेज एंड प्रीपेमेंट का नाम ले लेंगे तो उसमें प्रीपेड रेंट भी आ गया, प्रीपेड कमीशन भी आ गया, प्रीपेड सैलरी भी, वो सारी एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। यस, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। अगर मेरे पास ये चीजें ज्यादा हैं तो फिर मैं एक अकाउंट हेड नहीं यूज करूंगा, फिर मैं ये अदर रिसीवेबल्स का या एडवांसेस या प्रीपेमेंट का अकाउंट हेड यूज कर लूंगा जिसमें सब आ जाएंगे। और अगर मेरे पास एक का ट्रांजैक्शन है तो प्रीपेड को यूज कर लूंगा तो उससे भी गुजारा हो जाएगा। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। अभी हम इसका ये वाला नाम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि मैं इसको पहचान सकूं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो बाय नेचर होती है। जैसे रेंट पे किया तो रेंट का नाम, सैलरी पे की तो सैलरी का नाम। बेटा इन्हीं को तो अकाउंट हेड बोलते हैं, इन्हीं को तो अकाउंट हेड बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी को अकाउंट टाइटल बोलते हैं। आज हमने इन्हीं चीजों को डिफाइन करना है इंशाल्लाह। तो अब बेटा यहां पर आ जाओ, तो 3,60,000 ऐड हुआ, 3,60,000 लेस हुआ, दोनों क्या है? दोनों एसेट्स। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो याद है ना, एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या करूंगा बेटा? डेबिट। और एसेट अगर कम होगा तो क्या करूंगा? ठीक हो गया। अब जनरल जनरल में रिकॉर्ड कर, जनरल जनरल यही तंग करता था। इसके साथ दोस्ती हो जाती है लेकिन कुछ टाइम के बाद। शुरू में ना ये हमारे साथ ना दुश्मनी करता है। ठीक है, चलो अब बेटा सारी एंट्री तो तुमने डिफाइन कर ली, अकाउंट हेड भी डिफाइन है। कौन कौन से अकाउंट हेड है? एक प्रीपेड रेंट का एसेट है ना, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दूंगा। और बेटा दूसरा क्या है? कैश 3,60,000, 3,60,000 हो गया, हो गया बेटा? ठीक हो गया। अच्छा यार जरा इसको स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करके दिखाओ। ये है जो काम तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारे साथ कर, तुम तो खुश हो गए, ये तो बड़ी सादी सी चीज है। उसने ना खुद कुछ हमला कर दिया, बोलेगा ना इसमें नहीं, मुझे स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करके दिखाओ। जरा करो उसको स्पेशल जर्नल में, कैसे रिकॉर्ड करोगे? सर जनरल जनरल में ही आएगा। सर हाँ भी कैश बुक क्रेडिट होएगी। कौन बोला है? माहम। हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड। तो यार क्यों मौत पड़ रही है तुम्हें? ट्रांजैक्शन को पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। कैश रेंट पेड, रेंट पेड। तो जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है वो कहां आती है? खत्म होगी बात। तुमने क्या करना है? कैश बुक बनाई नहीं थी, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाना है। वहां पे क्या लिखोगे? इनमें से जो दिल करता लिखता है। चाहे प्रीपेड रेंट लिख देना, चाहे एडवांसेस लिख देना, चाहे प्रीपेमेंट्स लिख देना, चाहे एडवांसेस एंड प्रीपेमेंट्स लिख देना, चाहे अदर रिसीवेबल लिख देना, तुम्हारी मर्जी। अब यहाँ पे तुम्हारी मर्जी चले। अगर जनरल जनरल में ऐसे रिकॉर्ड कर दो तो कैश बुक में तो मसला ही कोई नहीं यार, कैश पेड, कैश बुक, पेमेंट साइड, प्रीपेड रेंट। हाँ बेटा 3,60,000 हो गया रिकॉर्ड। बेटा बात समझ में आ रही है? ये आता था नहीं, ये कैश बुक में इस तरह से लिखना आता था, कोई मसला तो नहीं था कैश की पेमेंट का, तो पहले क्यों नहीं हुआ? ये समझाने की कोशिश कर। जवाब बहुत आसान, वो पूछेगा इस तरीके से कि सवाल मुश्किल हो जाएगा, मैं फ्लैट हो जाऊंगा, और उसी चीज को मैं आप एक एक क्लियर करना है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? आज इसको इतना ही रहने दो। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, 2 एंट्री हैं, एक कर ली है, एक इसके बाद है, चैप्टर खत्म हो जाएगा।
मैं फिर बता रहा हूं, ये बहुत छोटे चैप्टर हैं, बहुत आसान है, लेंथ उस पे जो उससे पहले करता है। ठीक है बेटा, आज अभी इस क्लास को ऑफ करो, रिवीजन क्लास के बीच में सब लोग कंबाइन हो जाओ। ये बेटा जो लोग ऑनलाइन, आपको समझ आया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. यस अल्लाह हाफिज बेटा जी, रिवीजन क्लास में आ जाओ। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज सर।